इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई बना कैसे, आरबीआई बना उसके बाद उसका हेडक्वार्टर, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं हिल्टन यंग कमीशन के बनने से। इन 1920 ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड रॉयल कमीशन which is also known as the Royal Commission on Indian Currency and Finance। गाइस थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको कि हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1926 में, इसी कमीशन की बात करते हैं, इसी कमीशन का रिकमेंडेशन आया कि 1926 में इसका एक तरीके से कह सकते हैं सिफारिश इसने की और कहा कि भारत में सेंट्रल बैंक होना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़िएगा बड़े गौर से। इन 1926 दिस कमीशन या दिस कमिटी हैड रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। बेसिकली अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनने से पहले जितने भी कह सकते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा, तो केंद्रीय बैंक के सारे कार्य को कर रहा था। बट 1926 में इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई भारत में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे कह सकते हैं कि 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट आया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द आरबीआई एक्ट 1934। एक बात समझ रहे होंगे आप, 1920 में कमीशन बना, 1926 में इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया और इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। इसी आरबीआई एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे हम कह सकते हैं 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा और लिखा हुआ है आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 1 1935। यही एग्जाम का अक्सर सवाल बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार, प्रोविजन के अनुसार। आप एंड में देखते तो लिखा हुआ है सो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या मतलब हुआ स्टैच्यूटरी बॉडी का? दो बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी। जब कभी भी कोई भी संस्था संविधान के आधार पर बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब कभी भी कोई भी संस्था एक्ट के माध्यम से बनती है, लोअर हाउस अपर हाउस में पास हुआ, कह सकते हैं, फिर एक्ट बना, उसके बाद कह सकते हैं उसके आधार पर बनती है, तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, बट जब सेबी एक्ट पास हुआ तो 1992 में उसे हमने स्टैच्यूटरी बॉडी कहा। इसी तरीके से आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ, कह सकते हैं क्लियर हुआ, और उसी के बाद कहते हैं कि आरबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। आई होप सो सारे पॉइंट यहां तक 1 बाय 1 क्लियर होंगे। फिर दोबारा 1920 कमीशन बना, 1926 में उसने रिकमेंड किया और 1926 के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1934 में एक्ट पास हुआ और इसी एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पर आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसका शुरुआत में हेडक्वार्टर हुआ करता था मेरे दोस्तों, कहां पर वो देखना। इनिशियली सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। शुरुआत में आरबीआई को जो मुख्यालय था वह कलकत्ता में था, बट बात करते यहां पर 1987 की, बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। शुरुआत में हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बट 1937 में यही हेडक्वार्टर कलकत्ता से उठकर कहां चला गया? मुंबई, महाराष्ट्र चला गया। इस ऑर्डर को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर कर रहा हूं। 1920 में कमीशन बना, 1926 में इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे कह सकते हैं, इसी कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसी के रिकमेंडेशन पे 1984 में आरबीआई एक्ट आया। आरबीआई एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में हुआ करता था, बट 1987 आते आते या 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव होकर मुंबई, महाराष्ट्र पहुंच गया। आरबीआई की बात करें तो शुरुआत में आरबीआई में जो कैपिटल थी वो निजी स्वामित्व की थी, या कह सकते हैं कि प्राइवेट थी। देन उसका टेक ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीयकरण की प्रोसेस से गुजरा और आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन हुआ। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ या आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 1949। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं 1 जनवरी 1949। वह एक एग्जैक्ट डेट है जिस दिन कह सकते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई निजी स्वामित्व से भारत सरकार के अंतर्गत आ गया था, कह सकते हैं उसके अंडर में आ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ऑर्डर को मेंटेन करिए, मैं हर कह सकते पॉइंट पर इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। 1920 में रॉयल कमीशन बना, इसी कमीशन ने 1926 में रिकमेंड किया सेंट्रल बैंक बनना चाहिए। इसी के रिकमेंडेशन पे 1934 में एक्ट पास हुआ
उसी एक्ट के प्रोविजन पे 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। जब आरबीआई बना तब हेडक्वार्टर कैलकाटा हुआ करता था, देन फिर वह मुंबई महाराष्ट्र चला गया। वक्त गुजरा और 1949 तक हम पहुंचे। पता चला कि आरबीआई तो प्राइवेटली ओन्ड है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया। राष्ट्रीयकरण की एग्जैक्ट डेट है 1 जनवरी 1949। देखिए बेसिकली हम सभी को पता आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, बट आरबीआई ने अलग अलग साइड की, जैसे सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में अपना हेडक्वार्टर हो गया, चलिए मुंबई, एक बेसिकली बात करें हेडक्वार्टर मुंबई है। अब आरबीआई ने अलग अलग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अलग अलग यहां पर ऑफिसेस बनाए और जिनको नाम दिया उन्होंने लोकल बोर्ड। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। डीएमसीके से याद रख पाएंगे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फिर दोबारा सुनिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड है, कह सकते हैं 4 और ऑफिसेस हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं आरबीआई के रीजनल ऑफिस की और सब ऑफिसेस की। अगर मैं बात करता हूं अभी फरवरी 2019 की बात करें, एज पर आरबीआई वेबसाइट आरबीआई की जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो 27 है और आरबीआई के जो सब ऑफिस हैं दोस्तों वो 4 है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र रहा, 4 लोकल बोर्ड रहे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके अलावा रीजनल ऑफिसेस 27 है एंड सब ऑफिसेस की बात करते हैं ये 4 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें आरबीआई की तो कुल मिलाकर 21 मेंबर्स होते हैं। 1 इज गवर्नर, 4 इज डेप्यूटी गवर्नर्स एंड 4 फ्रॉम लोकल बोर्ड, 2 is from Ministry of Finance and 10 is nominated by the Government of India from a various field। अब यहां पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक होते हैं गवर्नर जो कि एट प्रेजेंट है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताऊंगा, ही इज अ 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल, उन्होंने रिजाइन दिया, देन फिर शक्तिकांत दास गवर्नर बने आरबीआई के और ये 25वें गवर्नर बने हैं। 4 आते हैं आपके डिप्टी गवर्नर्स एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स में कौन कौन है, एनएस विश्वनाथन है, बीपी कानूनगो, इनका नाम है विभू प्रसाद कानूनगो, विरल वी आचार्य एंड महेश कुमार जैन एमके जैन। एग्जाम में आए हुए सवाल है, हमेशा पूछा जाता है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स के बारे में, तो इन सभी के आपको नाम याद रखने हैं। फिर दोबारा समझ लीजिए, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, विरल वी आचार्य और महेश कुमार जैन। इसके अलावा 4 आते हैं आपके लोकल बोर्ड से, एक एक लोकल बोर्ड से एक एक मेंबर आएगा यहां पर, तो कुल मिलाकर टोटल 4 हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कौन कौन कितने हो गए देखिए, काउंट करिए, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड 4 फ्रॉम लोकल बोर्ड। अभी और बाकी हैं। 2 आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 1 आते थे बट इसकी लिमिट बढ़ी और यहां पर 2 हो गए। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें 20 मेंबर्स हुआ करते थे, अब 21 मेंबर्स हैं और जो एक नए बड़े वो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही बड़े हैं। 10 इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलग अलग क्षेत्रों से भारत सरकार के द्वारा 10 को नॉमिनेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता हूं तो कुल मिलाकर 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज की। सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक लिंक करूंगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के कंटेक्स्ट में। मतलब कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, उसके बाद आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली आरबीआई की सब्सिडरी का मतलब यहां पर क्या है। एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी और एक होती है आपकी सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि टाटा ग्रुप, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है। और टीसीएस की बात करते हैं, टाटा मोटर्स की बात करें, ये सब्सिडरी कंपनी है। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल टीसीएस की 100% कैपिटल है और इस कैपिटल में से 51% से ज्यादा की जो कैपिटल है वो होल्ड कर रखी है टाटा ग्रुप ने। तो यहां पर टीसीएस बन गई क्या, सब्सिडरी कंपनी, और सर यहां पर ये बन गई टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनी। सर समझ में नहीं आया, फिर दोबारा समझाइए। अगर किसी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी, समझिएगा, यदि किसी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है तो यह कंपनी बन जाती होल्डिंग कंपनी। फिर दोबारा समझना, यदि किसी कंपनी में XYZ ये कंपनी है, इस कंपनी में किसी PQRS कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी ले रखी है, तो जिस कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी ले रखी है वो बन जाती होल्डिंग कंपनी, जिस कंपनी में ली गई है वो बन जाती यहां पर सब्सिडरी कंपनी।
आरबीआई की सब्सिडरी में डिस्कस करूंगा, इसका मतलब जितनी भी यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा, जितनी भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मैं डिस्कसन करूंगा, उसमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी किसके पास है, उसकी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास है, वो आरबीआई के पास है। आई होप सो क्लियर होगा। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी से लिंक करते हुए मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि एक्जैक्टली होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब होता क्या है। आरबीआई की सब्सिडरी है यहां पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब समझना, आप लोग बैंक में जाते हैं, यस सर बिल्कुल बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका अकाउंट होता है, सर बिल्कुल बैंक में हमारा अकाउंट होता है। आप लोग बैंक में अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, हमारा सर क्या बात करते हो, बैंक में अकाउंट होगा तो क्या पैसा डिपॉजिट ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बैंक में गए, बैंक में अकाउंट खुलवाए, अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया। अब सोचिए डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका लॉस्ट हो गया, कैसे भी चोरी चकारी कैसे भी आपका पैसा खो गया। अब क्या किया जाए, आप तो कहोगे भैया हमारा पैसा लौटाइए। आरबीआई क्या करता है, इस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। गौर से सुनिएगा, आरबीआई इस पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी कौन देता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उस पर इंश्योरेंस होता है, और वो इंश्योरेंस जो दिया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी, इसके द्वारा दिया जाता है। जो मैक्सिमम इंश्योरेंस का अमाउंट है वो यहां पर 1 लाख रुपए है। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है कि डीआईसीजीसी मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना देता है जो आपका डिपॉजिट होता है बैंक में उस पर, तो आंसर बनता है 1 लाख रुपीस। दो और सब्सिडरी की बात करते हैं, उसमें एक है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करो, एक स्पेशलाइज्ड बैंक भी है जो कि हाउसिंग के लिए कह सकते हैं लोन प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए वो समझना। आरबीआई की सब्सिडरी है नेशनल हाउसिंग बैंक, इतना एग्जाम के लिए पार्ट बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारत की बात करते हैं तो हमारे यहां पर 4 प्रिंटिंग प्रेस है। इससे आगे वाले सेशन में चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी दोबारा बता देता हूं मैं आपको। मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक 4 प्रिंटिंग प्रेस है। मैसूर और साल्बोनी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैं, और देवास और नासिक की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। और जो ये आरबीआई के अंडर में आती है मैसूर और साल्बोनी, ये बेसिकली अंडर में रहती हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। इसी के द्वारा कह सकते हैं किसी कंपनी के अंतर्गत ये 2 प्रिंटिंग प्रेस आती है जहां पर कह सकते हैं आरबीआई नोटों की छपाई होती है, और ये 2 प्रिंटिंग प्रेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैं। हाल में एग्जाम में एक सवाल बना था कि ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, इनमें से आरबीआई की कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, तो मैसूर दे रखा था ऑप्शन में, साल्बोनी दे रखा था, एक को पूछा गया था। तो याद रखिएगा मैसूर साल्बोनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और ये किसके अंडर में आती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, जो आरबीआई की एक सब्सिडरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 2 हैं उनका याद रखना, देवास और नासिक। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देवास नासिक भी किसके अंडर में आती है। यहां तक रहती है अपनी 3 सब्सिडरी, कौन कौन सी रही, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दूसरा नेशनल हाउसिंग बैंक, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई की बात करें कि आरबीआई जो करेंसी इशू करता है मार्केट में वो किस सिस्टम के बेसिस पे करता है, तो आंसर बनता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था 1957 में। अब इस सिस्टम के अंतर्गत कहा गया है कि मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। उसको भी बाइफरकेट किया कि 115 करोड़ होगा आपके पास गोल्ड में, और उसके अलावा 85 करोड़ रुपीस को आपको रखना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज में। इसके अलावा जितना अमाउंट बचता है एज पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, उसे करेंसी के तौर पर इशू किया जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। एमआरएस की फुल फॉर्म मिनिमम रिजर्व सिस्टम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई को कम से कम कितना मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना रिक्वायर्ड है, आंसर बनता है 200 करोड़ रुपए। 2 सवाल बन गए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएस, आंसर बनता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दूसरा सवाल, मिनिमम रिजर्व कितना रिक्वायर्ड रखना, तो आंसर बनता है दोस्त 200 करोड़ रुपए। तीसरा सवाल, इस 200 करोड़ का बाइफरकेशन कैसे किया गया। 200 करोड़ में कहा गया कि 115 करोड़ तो रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, उसके अलावा रिमेनिंग 85 करोड़ रखना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी मुद्रा में। इसके अलावा कहा है कि आरबीआई इसी सिस्टम के बेसिस पे करेंसी को इशू करता है। एग्जाम में तो नहीं सवाल बनेगा, यहां से एग्जाम में सवाल बनेगा कि जो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इसे कब अडॉप्ट किया गया, तो आंसर बनता है मेरे दोस्त 1957।